हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आरवी सिंह यूट्यूब चैनल यस ट्यूटोरियल फिजिक्स से मैं आपको आज पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी क्लास 12 के फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश क्षेत्र, उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। उसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे आपको 1.1 वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम एवं 3 × 10⁻⁷ कूलम है। इन आवेशित गोलों के बीच विद्युतीय बल कितना होगा? इन गोलों के बीच बल कितना है? ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ध्यानपूर्वक बच्चों समझना। इस क्वेश्चन में दो बिंदु आवेश दिया है। कैसे हम समझे कि बिंदु आवेश है? क्योंकि दो छोटे आवेशित गोला बोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन गोलों पर यह आवेश दिया है उन्हें हम बिंदु आवेश के रूप में लेंगे। और कूलाम का नियम तो बिंदु आवेश के लिए पढ़ाया गया है। कूलाम नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से यदि r दूरी पर रखे गए हों तो इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। तो कूलाम नियम से दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती, दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती। इसको मिलाकर के एक फॉर्मूला बनाए थे, F = K mod Q1 mod Q2/r²। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F = K Q1 Q2/r²। और इस K के बारे में बताए थे हम 1/4πε0 होता है। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो छात्रों, इसी कूलम्ब्स लॉ की इस फॉर्मूला पर यह क्वेश्चन दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं, बनाते हैं। एक हमारा आवेशित गोला यहाँ पर है। इस आवेशित गोले पर आवेश दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम। और दूसरा आवेशित गोला हमारा यहाँ पर है। इस दूसरा आवेशित गोले पर आवेश 3 × 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है। ये दोनों आवेश बिंदु आवेश के रूप में लेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में छोटे आवेशित गोला दिया है तो हमें समझना है कि बिंदु आवेश के रूप में दिए गए हैं। इनके बीच की दूरी बच्चों दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हम लोग को 30 सेंटीमीटर। आइए बच्चों, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे r = 30 × 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए। अब कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे, हमारा सवाल बन जाएगा। अब कहेंगे कि दोनों आवेशित गोलों के बीच, दोनों आवेशित गोलों के बीच विद्युतीय बल का परिमाण, विद्युतीय बल का परिमाण लिखेंगे बच्चों, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कूलम्ब्स लॉ का ये फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू इसका हम जानते हैं हम सब लोग। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और Q1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷। Q2 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷। और बाई हम लोगों को R का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है जो निकाले हैं मीटर में 30 × 10⁻²। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको बच्चों हम लोग हल कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें आंसर प्राप्त मिल जाएगा। हम लोग को आंसर
F इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों 9 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -7 -14 हो जाएगा, और ये 9 है तो बच्चों लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर तो 900 हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू आपको 9 इंटू 6 और इंटू 10 टू दी पावर -5, और इसको हम बच्चों लिख सकते हैं यहाँ से जो है 9 इंटू ये 2 0 यहाँ पर लेकर चले आइए, 10 टू पावर -2 हो जाएगा, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए, 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। और चूंकि ये दोनों आवेश धनावेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए ये बल का नेचर जो होगा वो क्या होगा, तो इस बल का नेचर प्रतिकर्षण का होगा। ये हो जाएगा आपको प्रतिकर्षण बल हो जाएगा बच्चों, ये प्रतिकर्षण का हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और जिसका सॉल्यूशन जो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करेंगे, अब एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 मतलब 1.2 हम कह सकते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपको हम 2 की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपको मैं लिखता हूँ 0.4 माइक्रोकूलम के किसी छोटे गोले पर दिया है उस क्वेश्चन में कि 0.4 माइक्रोकूलम के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का मतलब समझते हैं 10 टू द पावर -6 कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, आवेश के किसी छोटे गोले पर, पूरा लिख देता हूं, किसी छोटे गोले पर, अब छोटा गोला यहां दिख रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब समझिए कि बिंदु आवेश हम लोग को दिया हुआ है, समझते चलिए इसी अभी से। छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, किसी अन्य आवेशित छोटे, अब यहां भी छोटा कर दिया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ देख सकते हैं एनसीईआरटी, मतलब बिंदु आवेश लेना है, हिंट करते रहेगा आपको, किसी छोटे आवेशित छोटे गोले के कारण बल 0.2 न्यूटन लगता है। अब यह दिया है कि दूसरा जो छोटा आवेशित गोला है उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, कहता है कि उस पर अगर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, और इसके बाद ये भी कहा उस क्वेश्चन में कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कितना बल लगेगा। तो ये क्वेश्चन दिया कि दूसरे गोले पर अगर आवेश दिया हो, क्वेश्चन में दिया है कि यदि दूसरे गोले पर आवेश 0. अब इंग्लिश वाले बुक में इसको -0.8 माइक्रोकूलम दिया हुआ, ये दूसरे गोले पर आवेश -0.8 माइक्रोकूलम हो, इंग्लिश वाले बुक के हिसाब से लिए हो, तो ए नंबर दिया है दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, और बी नंबर में दिया है पहले गोले पर तो दूसरे गोले से बल दिया हुआ है। अब बी में दिया है बच्चों, बी में आपको दिया हुआ है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है,
ये क्वेश्चन दिया हुआ तो डाटा शब्द चेंज हो सकते हैं, डाटा वही रहेगा, एनसीईआरटी का है। सॉल्यूशन आपको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। देखो बच्चों किस तरह से बनेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में पहले यहाँ लिखता हूँ, सॉल्यूशन में यहाँ कर रहा हूँ बच्चों। हमें दो आवेशित गोला दिया हुआ, दोनों आवेशित गोला, पहला गोला पर जो है चाहे यहीं पर किया जाए, यहाँ पर करते हैं। पहला गोला पर आवेश जो है बच्चों दिया हुआ है, जो है Q1 बराबर आपको दिया है 0.4 माइक्रो कूलम। और दूसरे गोले पर क्वेश्चन लिखते समय भी मैं उसी समय में क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। दूसरा गोला दिया हुआ है जिस पर आवेश -0.8 माइक्रो कूलम है। इनके बीच की जो दूरी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो दूसरा गोला है ये दूसरा, और ये पहला गोला है आपको, ये दूसरा गोला हो गया। दूसरा गोला के द्वारा इस पहले गोले पर बल जो कि इधर लगेगा, इसको आप F12 कह सकते हैं, क्योंकि ये ऋणावेश है तो ये धनावेश को आकर्षित करेगा। और ये पहला गोला भी दूसरा गोला पर बल इधर लगाएगा, इसको भी बी नंबर में पूछा गया है। इसको आप लिख सकते हैं F21, इसको ही पूछा गया है। चलिए हम हल करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या क्या, तो बल दिया हुआ है दूसरे गोले के कारण, दूसरे गोले के द्वारा पहला गोला पर बल F बराबर दिया हुआ है, F12 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.2 न्यूटन दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, परिमाण इस तरह से दिया हुआ है, ये बल का परिमाण दिया हुआ है, बल का परिमाण यहाँ दिया गया है। अब दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर बल का परिमाण लिखते हैं। यहाँ F12 का परिमाण बराबर होगा 1/4πε0 mod Q1 इंटू mod Q2/r²। इस बल का परिमाण क्वेश्चन में दिया है 0.2 न्यूटन। इसका वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ और इंटू Q1 का वैल्यू पता है 0.4 माइक्रो कूलम, जिसको लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻⁶। और इसका भी वैल्यू पता है, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं परिमाण केवल, तो 0.8 × 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाई r² जो पता नहीं है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो 0.2 = लिख सकते हैं बच्चों। ये देखो 9 × 0.4। अब एक काम करो, इस डेसिमल को हटाओ, यहाँ 10⁻⁻7 हो जाएगा, डेसिमल हटाओ 10⁻⁻7 हो जाएगा, तो 9 × 4 इंटू हो जाएगा 8 और इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई r²। अब इसको मैं यहाँ लेकर चला आता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा आपको जो है मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 × 4 तो 36 में 8 से कीजिए आप, 36 में 8 से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 144 शायद आएगा। 8 चक तो देख सकते हैं 9 चौका 36 और गुणे 8। तो हम इसको यहाँ लेकर चले आते हैं, ये आ जाएगा हम लोग को 0.2 = 9 × 36 कर लेते हैं, 9 × 4 को 36 × 8 इंटू 10⁻⁹ और -14 10⁻⁻ हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई r²। और बच्चों r² को इधर लेकर चले आओ, r² = 36 × 8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 0.2। डेसिमल को हटा दो, r² = 36 × 8 और बाई 2 इंटू 10⁻⁻1 और इंटू 10⁻⁻5। अभी 10⁻⁻1 से 10⁻⁻4 बच जाएगा, तो r² = और 2 से कैंसिल कर दीजिए 36 × 4 और इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर हो जाएगा बच्चों आपको
10 टू द पावर -4 और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू √36 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 r इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर वर्गमूल होगा 6 और 4 का हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये मीटर में आ जाएगा बच्चों, यानी r इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में लिखिएगा तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये रहा आपको आंसर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन का, आपको दूसरा क्वेश्चन का ए नंबर का आंसर निकला। ये जो सोल्यूशन हम निकाले हैं ये ए नंबर का भी सोल्यूशन निकला। अब हम बी नंबर का सोल्यूशन भी देख लेते हैं कि बी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा बच्चों। बी नंबर का सोल्यूशन बच्चों देखो क्या होगा। तो जितना बल इस पर लगाएगा ये दूसरा वाला पहला पर, उतना ही बल ये पहला भी दूसरा पर लगाएगा। मतलब कि F21 का मैग्नीट्यूड भी बी नंबर का आंसर होगा 0.2 न्यूटन। क्यों? क्योंकि कूलॉम्स लॉ में हम इस बल को पता करें तो इसी फॉर्मूला से मिलता है, या इस पर लगने वाले बल को पता करें तो इसी फॉर्मूला से मिलता है। यही फॉर्मूला RHS में यही फॉर्मूला मिलता है, तो वैल्यू वही आएगा। दूसरा गोला पहला पर जितना बल लगाएगा उतना ही पहला गोला दूसरे पर बल लगाएगा। आंसर हमारा बी नंबर ये हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आइए हम लोग NCERT के थर्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों दिया है कि जांच द्वारा सुनिश्चित करें, एक डाटा दिया हुआ है कि वो बीमाहीन है, K² G ME इंटू MP करके दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन NCERT का यहां से लिखता हूं ताकि जगह बच हमेशा बचा रहे। NCERT क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 1.3 और क्वेश्चन दिया है बच्चों की जांच द्वारा सुनिश्चित करें, जांच द्वारा सुनिश्चित करें कि अनुपात KE² G ME इंटू MP बीमाहीन है। और बाद में क्वेश्चन में भी डाला हुआ है कि इन सब का वैल्यू रख करके इसका वैल्यू पता कीजिए। बाद में ये भी क्वेश्चन में बोला है कि ये जो अनुपात है हमें क्या बतलाता है। सारा चीज़ हमें इतना ही सोल्यूशन में आ जाएगा। आइए हम लोग निकाल के देखते हैं हम लोग कि हम लोगों को क्या आपको मिलेगा, कैसे हल मिलेगा। तो बच्चों यहाँ से मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, सोल्यूशन में यहाँ करने जा रहा हूँ बच्चों। चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में देखिए कैसे पकड़ेंगे। Ke² के बारे में सोचिए। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन का वेश का परिमाण या प्रोटॉन का वेश का परिमाण, और ये G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और दो द्रव्यमानों का गुणनफल है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक और दो द्रव्यमानों का गुणनफल गुरुत्वाकर्षण बल में आता है, और K और गुणे दो आवेश का गुणनफल ये विद्युतीय बल में आता है। इससे ये जरूर पता चल रहा है कि ऊपर में एक अलग बल है, नीचे में एक अलग बल है। इसी से हम आइडिया लगा लिए कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लें, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, इससे भी अंदाजा लगाए कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लेना पड़ेगा। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लें, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लें, इसका आवेश बच्चों -e हो गया। इसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है me हो गया, और ये हो गया हम लोग को प्रोटॉन प्लस E, ये प्रोटॉन हो गया हम लोगों को, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान हो गया ये हो गया बच्चों आपको MP। इनके बीच की दूरी r ले लीजिए। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे पर कुछ दूरी पर रख दिया। इनके बीच अब विद्युतीय बल लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल का परिमाण
एफ ई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये के वही है ना 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये वही के है, होता है ना 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 की जगह पर के, Q1 की जगह पर ई, Q2 की जगह पर भी ई, तो ई स्क्वायर और बटा आर स्क्वायर। समझ गए होंगे आप। अब गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात तथा अब इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण लिखे बच्चों, तो बाबू हम लिखेंगे आपको एफ जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी ऊपर वाले और इस नीचे वाले को हम लेके पकड़े थे कि दो बल का अनुपात दिया हुआ है। अब अनुपात निकालिए, अतः एफ ई और एफ जी का अनुपात बराबर हो जाएगा आपको जो है के ई स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर बटा कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी और बाई आर स्क्वायर। इसे कैंसिल हो जाएगा और बच्चों आप देख सकते हो कि एफ ई और बटा एफ जी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर और बाई कैपिटल जी एम ई इंटू आया है एम पी। देखिए तो यही अनुपात क्या दिया था कि नहीं क्वेश्चन में, ये अनुपात है क्या, ये अनुपात दो बल का अनुपात है, इस बल का बीमा और नीचे भी बल का बीमा, इस अनुपात का बीमा निकालते हैं। अतः अनुपात के ई स्क्वायर बटा कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी की बीमाएँ निकाल लेते हैं बच्चों। क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा आप, बीमा निकालते हैं, मिलेगा आपको के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी का बीमा बराबर एफ ई और बटा एफ जी का बीमा, ऊपर बल नीचे भी बल, ये मिलेगा हम लोग को एम एल टी पर माइनस टी -2 बल का बीमा है, नीचे भी बल का बीमा एम एल टी पर -2 m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 0। इसका मतलब हो गया आपको बीमाहीन। तो ये आपको निकल गया कि बीमाहीन होता। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका मान बताइए, तो इसका मान भी कैसे निकालेंगे बता दे रहा हूँ, आप हल कर लीजिएगा, डाटा बिठा दे रहा हूँ। एक और पूछा है कि अनुपात में क्या बतलाता, तो हमें पता यहाँ चल गया कि अनुपात बतलाता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात, विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को, और साथ ही साथ वैल्यू पता करेंगे कि इसका मान होगा कितना, इसको मिटाया जा सकता है। तो अब हम इस अनुपात का वैल्यू पता कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। इस अनुपात का मान के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी का मान निकालने के लिए अगर कभी कहा जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी बराबर, इस के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और इंटू ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इसका स्क्वायर कर लेना डिवाइडेड बाई कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10 टू दी पावर -11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपको 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 और मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है बच्चों 1.672 इंटू जो है 10 टू दी पावर -27। अब इसका आपको हल कर लेना है, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आपको ये वैल्यू आप ला सकते हैं। ये अनुपात क्या बताता है, तो ये अनुपात बहुत बड़ा अनुपात आएगा, बहुत बड़ा हल कीजिएगा तो अनुपात आएगा, चूँकि निगेटिव वाले पावर बाद में बहुत बड़ा बन के ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव, ये बहुत बड़ा अनुपात आता है। ये अनुपात हमें बताता है कि विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा है। यह अनुपात काफ़ी बड़ा होगा। यह अनुपात बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जो बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन एवं
कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी बड़ा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी बड़ा होता है। ये लास्ट वाला लाइन ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन की बात मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4। उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बच्चों कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन का तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं और उसका हल आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर है आपको 1 पॉइंट, हम लोग बात करेंगे 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं मैं, जो आपको दिया गया है। क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा है कि वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन का तात्पर्य क्या है? यही कह रहा है आपको कि वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन का तात्पर्य क्या है? तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकरण हम लोगों ने गुण में पढ़ा था, तो इसके जो गुण पढ़े थे उसमें क्वांटीकृत है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? और दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा है बच्चों इसमें कि स्थूल या बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं, कैसे? क्वांटीकरण की उपेक्षा करते हैं क्यों? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर क्वांटीकरण की उपेक्षा करते हैं क्यों? ये नंबर क्वेश्चन हो गया। और बी नंबर है कि स्थूल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा पैमाने पर। तो स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा करते हैं क्यों? बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, यहाँ मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखना बच्चों, अब ये कहता है कि वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इसका मतलब क्या? तो हम लोग क्वांटीकरण पढ़े थे, क्या होता है? कहता है क्वांटीकरण वैद्युत आवेश का एक मूल गुण है, जो कहता है कि किसी वस्तु का आवेश मूलतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। किसी भी वस्तु का आवेश, कोई भी आवेश मूलतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। तो ए नंबर का हल ये होगा कि क्वांटीकरण के अनुसार वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी वस्तु का आवेश मूलतम आवेश का, और मूलतम आवेश क्या होता है? ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। मूलतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात कोई आवेश Q बराबर लिखते हैं बच्चों, Q बराबर ± a नहीं लिखते हैं, जहाँ n बराबर 1 2 3 डैश पूर्णांक और एवं E बराबर बच्चों होगा, यही मूलतम आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बच्चों हो गया आपको मूलतम आवेश। तो ये हो गया आपको मूलतम आवेश, और यही होता है आवेश का क्वांटीकरण। समझ गए होंगे आप कि वैद्युत आवेश, किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इसका मतलब है कि किसी वस्तु का आवेश एक बेसिक चार्ज, एक मूलतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। यही वो मूलतम आवेश E होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण होता है
कोई भी आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण का पूर्णांक गुणज होता है। या तो उस आवेश को Q बराबर प्लस एन लिख सकते हैं या Q बराबर माइनस एन लिख सकते हैं, जान लीजिए। अब ये दूसरा का आंसर क्या हम कहेंगे, ये कहता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर देते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि थोड़ा सोचो बच्चों कि ये मूलतम आवेश बहुत ही छोटा आवेश होता है। मूलतम आवेश बहुत छोटा आवेश है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब आवेश बहुत बड़े पैमाने पर लीजिएगा, आवेश की एक बड़ी मात्रा लीजिएगा, तो वो आवेश कंटिन्यूअस समय लगने लगेगा, एकदम लगातार आवेश है वो। और तब हम आवेश के पूर्णांक गुणज वाली बात को वहाँ देख नहीं पाएंगे कि आवेश पूर्णांक गुणज में है कि नहीं है। ये बात याद रखिए आप, क्योंकि मूलतम आवेश, जवाब क्या होगा? क्योंकि मूलतम आवेश बहुत ही छोटा आवेश है, अतः बड़े पैमाने पर आवेश के क्वांटीकरण को समझना मुश्किल हो जाता है, लेना संभव नहीं हो पाता। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ इस बी नंबर के लिए। बी नंबर के जवाब में हम ऐसे जवाब दे सकते हैं। ये ए नंबर का जवाब मिला हम लोग को बच्चों, पूरा ए नंबर का जवाब सीखें आप। अब इसी को मिटाता हूँ और बी नंबर का जवाब आपको बता देता हूँ कि बी नंबर का जवाब क्या है। चूँकि बहुत विद्यार्थी इस बी नंबर के जवाब में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। इसको हम दो तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। मूलतम आवेश बहुत छोटा आवेश है, बी नंबर का जवाब। मूलतम आवेश बहुत छोटा आवेश है जो E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों। अब एक चीज तुम ध्यान दो, मान लो कि एक वस्तु पर 1 माइक्रो कूलम आवेश है। यदि एक वस्तु पर 1 माइक्रो कूलम आवेश हो, चाहे मान लो कि 1 कूलम आवेश हो, बहुत बड़ा पैमाने पर आवेश लेने की बात बोल रहा है, चलो कूलम में ले लेते हैं, चाहे माइक्रो कूलम में ले लेते हैं। यदि एक वस्तु पर 1 माइक्रो कूलम आवेश हो तो हम यहाँ लिखेंगे Q बराबर Ne। अगर हम लगा देते तो Q का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू N इंटू, अब ये बहुत बड़ा आवेश नहीं हुआ, थोड़ा छोटा ही आवेश लेकर हम देख रहे हैं कि उसमें कितने जो है इस तरह के मूलतम आवेश आ रहे हैं, उनकी संख्या देखा जाए तो N इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? आपको हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ भी कूलम और यहाँ भी कूलम। N इज इक्वल टू होगा 10⁻⁻6, कूलम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और मिलेगा हम लोगों को 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ -6 है तो 10⁻13 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको और थोड़ा हल कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बच्चों बताओ? ये मिलेगा, इसमें से 10 उधर लेके चले जाओ तो 10/1.6 इंटू 10⁻13, इसको 100 कर दो तो 100/16 इंटू 10⁻13। सॉरी, एक तो लेके चले गए थे ना, तो यहाँ पर 12 हो गए, यहाँ पर भी 12 होगा बच्चों। 13 में से 10 लेके चले गए थे, एक दशमलव का 10 एक बढ़ गया है, यहाँ पर हो गया हम लोग को। ये हो जाएगा हम लोग को, भाग दीजिए तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻12। इतना इलेक्ट्रॉनों की इतनी बड़ी संख्या इलेक्ट्रॉनों की मिल रही है, मतलब इस आवेश का इतना बड़ा मात्रा मिल रहा है इस छोटे आवेश में, 1 माइक्रो कूलम आवेश में। सोचिए कि इतने संख्या इस मूलतम आवेश के इतने संख्या मिलेंगे, 10⁻12 वाली संख्या मिलेगा, जो बहुत बड़ा संख्या हो गया। तो सोचो बच्चों कि जब बहुत बड़ा आवेश लोगे, अगर किसी दीवार पर, पूरे इस दीवार पर अगर आवेश दे दिया जाए लगातार कंटिन्यूअस, और उसमें कहा जाए कि आप पता करो कि कितने इस तरह के मूलतम आवेश होंगे, कितने मूलतम आवेशों की संख्या होगा, इस तरह की संख्या पता करने के लिए कहा जाए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ये कि कितने होगा, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कितने मूल आवेश की संख्या हो सकता है। और इसलिए हम लोग बहुत बड़े आवेश के बड़े पैमाने पर आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर देते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ।
अगर एक ट्रक में पूरा नारियल भरा हुआ है, नारियल, और कोई कहे कि आप गिनती कर दो, तो गिनती करना ईजी, आसान है, क्योंकि नारियल का आकार बड़ा है। लेकिन एक ट्रक सरसों दे दें हम, सरसों, और सरसों का एक दाना तो काफ़ी छोटा होता है, और मैं कहूँ कि पूरे सरसों को आप गिनती कर दीजिए, आपका पूरा जीवन पर्यंत गिनती कीजिएगा तो वो नहीं सदेगा। वो सोचिए, तो सरसों का आकार चूँकि बहुत छोटा है और बहुत बड़ा मात्रा में सरसों आपको दे रहे हैं और गिनती करने के लिए दे रहे हैं, तो आप गिनती कर दीजिएगा। और वही सरसों अगर एक मुट्ठी दे देती इतना, तो एक आध घंटे में जरूर आप गिन के बता दीजिएगा। 2 घंटा 3 घंटे में इतना दे तो बता दीजिएगा, कम मात्रा में देंगे तो बता दीजिएगा, इतना मात्रा में देंगे तो बता दीजिएगा। और एक ट्रक सरसों दे दे, 50 क्विंटल सरसों दे दे, कहीं गिनती कीजिए, गिनती करना संभव है? पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि सरसों का आकार काफ़ी छोटा। उसी तरह ये मूलतम आवेश बहुत छोटा, और बहुत बड़े पैमाने पर आवेश ले लोगे और कहो तुम गिनती कर लो कि पूर्णांक गुणज है कि नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है हम लोगों को। अब हम एनसीईआरटी के 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 1.5 क्वेश्चन है कि जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना अन्य वस्तुओं के युग्म में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश के संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम समझते हैं। सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझना बच्चों। जैसे मान लो बच्चों, कांच का एक छड़ हो गया और रेशम का एक टुकड़ा हम ले लिए। ये हो गया हमारा कांच का छड़, कांच का एक छड़ हो गया। ये कांच का छड़, और ये हो गया रेशम का एक टुकड़ा, रेशम का टुकड़ा हो गया। ये प्रारंभ में मान लो बच्चों दोनों को हम रगड़े नहीं हैं, प्रारंभ में ये अनावेशित है। इस पर भी नेट आवेश 0 है, इस पर भी नेट आवेश 0 है। तो इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा? तो निकाय पर कुल आवेश होगा, प्रारंभ में निकाय पर कुल आवेश आएगा बच्चों 0, क्योंकि हमने रगड़ा ही नहीं है दोनों को। अब इन दोनों को रगड़ देते हैं। यहां पर मैं ये लिख देता हूं इस चीज को इस तरह से कि जब सॉल्यूशन यहां पर करता हूं, यहां से सॉल्यूशन है बच्चों ये, जब दोनों वस्तुओं को आपस में नहीं रगड़ा गया है, तब का फिगर है बच्चों ये। कांच का छड़ हो गया और ये रेशम का टुकड़ा हो गया। जब नहीं रगड़ा है तो इन पर निकाय पर कुल आवेश कितना होगा बच्चों? 0 आएगा। अब इन दोनों को रगड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं घर्षण वैद्युतिकी। तो रगड़ते हैं तो क्या होता है, जब भी 2 वस्तुओं को लेते हैं और आपस में रगड़ देते हैं इस तरह से, तो एक वस्तु पर जितना धन आवेश आता है उतना ही दूसरे वस्तु पर बच्चों क्या आता है? ऋण आवेश आ जाता है। ये होता है स्थिर वैद्युतिकी। ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन की विधि।
या घर्षण वैद्युतिकी। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ेंगे तो कांच के छड़ पर धनावेश आ जाएगा। ये जो कांच का छड़ है ये, इस पर आ जाएगा धनावेश। मान लो बच्चों पूरा आवेश आपको प्लस क्यू आ गया, और जो रेशम का टुकड़ा है ये, रेशम का टुकड़ा जो है ये, जितना इस पर धन है कांच के छड़ पर, उतना इस रेशम के टुकड़े पर ऋण आवेश आ जाएगा। आपको इस पर ऋण आवेश आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस पर मान लो आवेश माइनस क्यू हो गया, रगड़ दिए तो। अब इस पूरे निकाय का कुल आवेश, निकाय का मतलब कि अभी दोनों को ही एक साथ लेंगे वही निकाय हो जाएगा। अब निकाय पर कुल आवेश, अब निकाय पर कुल आवेश अगर लिखा जाए तो हम लोगों को होगा Q प्लस माइनस क्यू, रिजल्ट आएगा 0। आप देख सकते हैं कि जब नहीं रगड़े थे तो भी निकाय पर कुल आवेश 0, और जब रगड़ दिए दोनों को आपस में तो भी निकाय पर कुल आवेश 0, मतलब निकाय का कुल आवेश। तो यही है आवेश का संरक्षण, कि किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है या संरक्षित होता है। ये दोनों वस्तुओं का कुल आवेश, इनको आपस में रगड़े जाने के पहले 0 है पूरे निकाय का, दोनों वस्तुओं के कुल निकाय का, और आपस में जब रगड़ दिए तो भी पूरे निकाय का कुल आवेश क्या हुआ है, 0 है। और एक बच्चों एक बात याद रखो, ये आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी विलगित निकाय का आवेश नियत होता है। जैसा हम यहाँ कहेंगे कि ये दोनों वस्तुओं का हम विलगित निकाय ले रहे हैं, और विलगित शब्द एक विद्यार्थी, एक छात्र कमेंट बॉक्स में पूछा है कि विलगित निकाय किसे कहते हैं। तो विलगित निकाय का मतलब हुआ कि हम चालक वस्तु नहीं ले रहे हैं, हम ये दोनों अचालक वस्तु लिए हुए हैं। तो आप कैसे आवेशता किस पर रख दीजिएगा, जब इन दोनों को हम अचालक लेंगे, चालक नहीं धातु नहीं लेंगे, तो बाहर के किसी आवेश का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी धातु को भी विलगित निकाय के रूप में बनाएंगे तो इस तरह हम बनाएंगे कि उसको अचालक चीज से घेर देंगे, ताकि बाहर के किसी आवेश को वह चालक न ले सके। विलगित निकाय का मतलब यही है, मतलब इन दोनों पर किसी आवेश का कोई प्रभाव न पड़े, कोई आवेश मतलब तीसरा चीज का इस पर प्रभाव न पड़े। तो ये दोनों एक विलगित निकाय हो गया, ये दोनों एक विलगित निकाय हो गया। इन दोनों पर कुल आवेश पहले भी 0, रगड़े जाने पर भी कुल आवेश 0, मतलब आवेश यहाँ पर और यहाँ पर समान है। मतलब यह परिघटना जो है किसी भी तरह के दो वस्तु के लिए, इस तरह का परिघटना आवेश के संरक्षण के साथ सामंजस्य रखता है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन का सलूशन। अब हम लोग एनसीईआरटी के 6ठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 1.6। एनसीईआरटी बुक का सवाल चल रहा है, पता ही होगा। 6ठा क्वेश्चन कहता है 4 बिंदु आवेश उसमें दिए गए हैं। 4 बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम तथा QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम है। ये चारों आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर
वर्ग के केंद्र पर रखे गए 1 माइक्रोकूलम आवेश पर नेट बल कितना है। ये रहा हम लोग को क्वेश्चन आपके सामने। ये छठा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। एक वर्ग है इस तरह से बच्चों, इस तरह से आपको एक वर्ग है। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इस प्रकार से एक वर्ग दिया हुआ है। ये है शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी। ए वाले शीर्ष पर आवेश 2 माइक्रोकूलम, बी वाले पर -5 माइक्रोकूलम, सी वाले पर 2 माइक्रोकूलम, डी वाले पर -5 माइक्रोकूलम। ये 4 आवेश दिए गए हैं। और वर्ग के केंद्र पर तो इस प्रकार से विकर्ण मिलाइए, विकर्ण इस तरह से मिलाइए। और वर्ग की एक खासियत है कि विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं, इस बिंदु से प्रत्येक शीर्ष की दूरी समान होता है। यहाँ से यह दूरी, यह दूरी, यह दूरी, यह दूरी समान होगा। ये वर्ग का प्रॉपर्टी है, गुण है। अब यहाँ एक आवेश रखा गया है, आपको Q बराबर 1 माइक्रोकूलम। इस आवेश पर बताना है कि नेट बल कितना कार्य करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। ये जो धनावेश है 2 माइक्रोकूलम, धनात्मक बिंदु आवेश है। इस 1 माइक्रोकूलम ये भी धना है। इसी पर हमको बल निकालना है। इनके बीच बल के बारे में मत सोचना, इनके बीच बल के बारे में नहीं सोचना। इसके द्वारा इस पर बल निकालना है, फिर इसके द्वारा इस पर बल, फिर इसके द्वारा इस पर बल, फिर इसके द्वारा इस पर बल। अब बहुत बच्चा इसके बीच बल लगता है, सोचना मत सोचना। इनके बीच बल नहीं पूछा जा रहा, इनके बीच बल नहीं पूछा जा रहा, इस पर बल पूछा जा रहा है। तो ये जो 2 माइक्रोकूलम है, इस 1 माइक्रोकूलम पर इधर लगाएगा बल। इस बल को हम FA लिख देंगे, प्रतिकर्षित करेगा। ये भी धनावेश है, इस पर इधर बल लगाएगा। इसको हम लिख देंगे FC। ये C वाला है, FC लगा दिया बल। ये A वाला है तो FA लगा दिया। चलिए, तो अब ये जो ऋणावेश है, ये और ये ऋणावेश, ये ऋणावेश की बात करते हैं। इस 1 माइक्रोकूलम पर इधर आकर्षण बल लगाएगा, आकर्षित करेगा। इस बल को हम लिखेंगे FB। ये ऋणावेश भी इस 1 माइक्रोकूलम को आकर्षित करेगा। इस बल को हम लिखेंगे आपको FD। ये हो जाएगा हम लोग को FD। अब हम इस पर नेट बल के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो बच्चों एक बात सुनो और सोचो। इस 2 माइक्रोकूलम का जो इस आवेश है, इस 1 माइक्रोकूलम पर जितना बल लगाएगा इधर, उतना ही ये 2 माइक्रोकूलम वाला इस पर बल इधर लगाएगा। यहाँ चित्र में एक बात स्पष्ट हो गया है। चित्र में स्पष्ट है कि FA बराबर -FC होगा। देख सकते हो, दोनों बल एक दूसरे के बराबर विपरीत। अतः FA प्लस FC = 0। इसके बाद इनके बारे में सोचिए। ये -5 माइक्रोकूलम जिस बल से इधर आकर्षित करेगा, चूँकि जितना ये आवेश है उतना ही ये भी तो आवेश है, उतना ही बल से इस आवेश को ये वाला इधर आकर्षित करेगा। एवं हम लिख सकते हैं बच्चों कि FB = -FD। ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ से यहाँ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं। अब इसको इधर लेकर आ जाओ तो FB प्लस FD हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि इस पर नेट बल 0 हो जाएगा। अतः केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर नेट बल F जो होगा F नेट, ये क्या होगा बच्चों? तो ये F नेट हो जाएगा 0। वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, F नेट 0 हो जाएगा। इस आवेश पर नेट बल 0 होगा। तो F नेट 0 आ गया, मतलब इस पर नेट बल 0 आ गया, 0 आ गया।
अब बच्चों में एक बात और यहाँ पर सीखते हैं, यहाँ पर आपके मन में रहेगा या शंका बना रहेगा कि डायरेक्ट कैसे लिखा गया। तो दोनों बल का परिमाण निकालते हैं, एफ ए और एफ सी का। ये भुजा हम लोग को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब थोड़ा और इसके डिटेल में अगर जाएंगे, ये 10 आपको दिया हुआ है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 आपको दिया हुआ है, ये आपको 10 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। ये पूरा भुजा का लंबाई कितना होगा? 10√2 हो जाएगा। और आधा लीजिएगा तो कितना होगा? 5√2 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 10 ये विकर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इस त्रिभुज का, तो 10√2 हो जाएगा। इसका आधा लेंगे तो 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, और ये भी 5√2 हो जाएगा। अब देखो ना, हम ऐसे कर देते हैं कि अगर बल एफ ए को निकालिएगा तो एफ ए बल कितना आएगा? एफ ए का परिमाण कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू हो जाएगा आपको 2 × 10⁻⁻6 गुणे 1 × 10⁻⁻6 और बटा ये जो दूरी होगा ए ओ का स्क्वायर। ये एगो बल हो गया, आपको देख सकते हैं आप, ये एफ ए आ गया। एफ सी भी निकाल के आप देख दीजिए, एफ सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणे जो है 2 × 10⁻⁻6 ए × 10⁻⁻6 और बटा वो सी ओ का स्क्वायर। ए ओ बराबर जो है सी ओ होगा, देख सकते हैं ये लंबाई और ये लंबाई, ये लंबाई बराबर होगा। देखिए दोनों बल का परिमाण बराबर है कि नहीं? परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है, इसलिए हम लिखे हैं एफ वेक्टर एफ ए बराबर माइनस वेक्टर एफ सी और नेट बल 0 आ गया है। इसी तरह दोनों मानों को आप इनके द्वारा जो बल लग रहे हैं उनको भी आप चाहे तो पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों एफ सी निकलना हो तो एफ सी कितना निकलते हैं? एफ सी तो निकल गया। अगर हमको एफ बी मालूम करता है, एफ बी तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻6 ई आवेश, फिर ई आवेश, इनके बीच बल पता करना है इस पर, तो 1 × 10⁻⁻1 इंटू 1 × 10⁻⁻6 और बटा हो जाता है हम लोग को बी ओ का स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों इतना ही एफ डी भी आ जाता, सेम एफ डी इसके बराबर एफ डी आ जाता, इसलिए हम यहाँ पर ये लिखे हैं। और इस प्रकार इस पर नेट बल जो हुआ है वो 0 हो गया है।